नमस्कार। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। देख लेते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए, जीने के लिए एक तरीके से कह लीजिए, क्या चाहिए? मुख्य रूप से भोजन चाहिए। अब भोजन की जो पोषक तत्व होते हैं, अभी भोजन तो नॉनवेज वेज जो भी हम खाते हैं तो उसकी जो पोषक तत्व मुख्य रूप से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो ये जो हमारे न्यूट्रिशन में, जैसे आप लोगों को न्यूट्रिशन में पोषण का मतलब कि इन सब भोजन को हम लेते हैं और हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं। उन जैविक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है और हम अपने दैनिक जीवन में अपनी सारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कार्य को करते हुए तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है और हमारे शरीर में जो सुरक्षा होती है रोगों से, बीमारियों से, विटामिन्स और मिनरल्स के द्वारा। एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। और हमारे शरीर का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, प्रोटीन्स के द्वारा होती है। छोटे बच्चों को आप देखेंगे ज़्यादा प्रोटीनियस प्रोडक्ट दिया जाता है और जो काम करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की मात्रा दी जाती है। तो आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एक बायो मालिक्यूल, सब बायो का मतलब होगा लाइफ और मालिक्यूल का मतलब जो एटम से मिलकर बनता है मालिक्यूल। तो इस तरीके से जो उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में शर्करा कहते हैं, जो उसका सूत्र होता है आपका CH2O और ब्रैकेट में N। इस तरीके से आप देखेंगे CH2O यानी उसमें भी आपका मोनोसैकेराइड N। तो इस तरीके से अभी C6H12O6। इस तरीके से ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। इस तरीके से जनरल चीज़ में यही पूछता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। अब इसमें जब भी आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका मोनोसैकेराइड, अभी डिटेल में हम आपको बताएंगे। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड, मतलब कई प्रकार के सैकेराइड्स। यानी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट्स होती है वो सैकेराइड्स होती है। जैसे किसी चीज़ की एक यूनिट होती है, हमारे शरीर की जो यूनिट क्या है, सेल है, तो सैकेराइड्स होती है जो यूनिट होती है। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि अब पर डे जो है हमको कम से कम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। और जो फैट्स होता है उसमें लगभग 9 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा, 1 ग्राम का फैट्स में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से फैट से हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन फैट्स जो क्या करता है जा कर के स्टोर हो जाता है और पता चलता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा देता है। इसलिए फैटी चीज़ लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हुई। हालांकि ग्लूकोज भी जाकर के फैट ही बन जाता है। ज़्यादा लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज भी फैट बन जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है। धीरे धीरे ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। उसका टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। भाई वही जो हमारे शरीर में इंसुलिन होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता तो ग्लूकोज ब्लड के रास्ते द्वारा, यूरिन के रास्ते जो है निकल जाता है बाहर, तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाती और हमारा शरीर थका थका रहता है और पेशाब बार बार होती है और कहते हैं कि भाई इनको शुगर की बीमारी हो गई। तो इस तरीके से वो सारा टॉपिक अलग है। यहाँ हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स से हम लोग जान गए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक तरीके से जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। इस तरीके से जो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बन वो से ऑक्सीजन, हाइड्रेट से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और जिसका अनुपात कितना होता है, 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। इसे हम लोग जान गए। तो इस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन को जान जाएंगे। क्लासिफिकेशन मतलब कि कितने भागों में कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है और उसके कितने ग्रुप हैं, कितने उसके जो है पार्ट हैं, मतलब कितने भागों में कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे जो मोनोसैकेराइड एक होता है, एक डाइसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का कह रहा है कि जिसमें शुगर मॉलिक्यूल एक ही हो, एक शुगर मॉलिक्यूल मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो जो, तो उसको हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब एक ही होता है, सैकेराइड जो उसकी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो एक शुगर मॉलिक्यूल यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा तो उसको कहेंगे कि आपका मोनोसैकेराइड। अब देखिए इसको जो 4 मुख्य रूप से 3 ही भाग होते हैं, लेकिन ये भी जो है मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज।
तो ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, फ्रुक्टोज का भी वही होता है C6H12O6 होता है, और आपके ग्लैक्टोज का भी C6H12, तीनों का फार्मूला एक ही होता है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग होती है। क्यों इस संरचना अलग अलग होती है? तो जिसके फार्मूले एक होते हैं और संरचना अलग अलग होती है उसको आइसोमर्स समावयवी कहते हैं, ये भी आप जान जाएंगे। और देखेंगे कि जो आपका इसका ग्लूकोज का फार्मूला CH2O और ब्रैकेट में यानी जिसमें भी इसका अगर 6 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। और जो ग्लूकोज है उसमें आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है उसमें केवल जो है कीटोन ग्रुप होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का ही ग्रुप होता है। और जो ग्लैक्टोज है तो उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप होता है। और राइबोज कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए जब हम आपके सेल पढ़ाए थे, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें जीन्स होता है, जीन्स में डीएनए, आरएनए वगैरह होता है। तो डीएनए में आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज होता है, और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक ये भी जो आपका ये भी मोनोसैकेराइड्स है। इसमें ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड्स। इसमें एक मॉलिक्यूल आप शुगर के होते हैं। और ये सबसे इसी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका सबसे कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कौन सा जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है? फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज। जैसे आप देखेंगे किन लोगों का जब एकदम शुगर लो हो जाता है तो तुरंत उनको जो है फ्रुक्टोज वगैरह का वो दिया जाता है। तो इस मुख्य रूप से आपकी जो है ये सबसे मीठा होता है, फ्रूट और हनी में पाया जाता है, यानी मीठे चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से सबसे मीठा आपका फ्रुक्टोज होता है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे। अगला आपका है डाइसैकेराइड्स। क्या है? डाइसैकेराइड, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होता है। बस इतना ही जानेंगे कि डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 हैं। इसके कितने हैं? डाइसैकेराइड के जो एग्जाम्पल कितने हैं? 3 हैं। सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। अब सुक्रोज क्या चीज़ है? इस सुक्रोज को जैसे घरेलू चीनी, जो घरों में चीनी यूज होती है उसको सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज, जिसमें ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज दोनों मिला करके वो बनता है, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का होता है, तो जो मिलाकर के सुक्रोज बनता है। ये जान जाएंगे सुक्रोज किसे कहते हैं कि एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज को जब मिला देंगे तो ये सुक्रोज बन जाएगा। सुक्रोज का एग्जाम्पल क्या है? घरेलू चीनी वगैरह में सुक्रोज पाई जाती है। और लैक्टोज आप देखेंगे, लैक्टोज में आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है। ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। जो हमारे घरों में दूध उपयोग हो जाता है उसमें लैक्टोज पाया जाता है। ये डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज, माल्टोज क्या होता है भाई? चावल के माड़ में पाया जाता है, जिसमें ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज को मिला दिया जाता है तो माल्टोज बन जाता है। तो ये हम जान गए। ये डाइसैकेराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। इसके 3 उदाहरण हो गए, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज चीनी को, लैक्टोज दूध को, माल्टोज माड़ को। तो इस तरीके से डाइसैकेराइड भी आपका हो गया। फिर आपका ओलिगोसैकेराइड एक होता है। ओलिगोसैकेराइड में 3 से लेकर 9 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं। तो इस तरीके से ये ओलिगोसैकेराइड होता है। अब अगला है तीसरा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड में यानी 10 या 10 से अधिक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर के होते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि अधिक से अधिक मॉलिक्यूल जो है शुगर के होंगे तो उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण स्टार्च, जिसको मंड कहते हैं, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, हिफैरिन, इसको आप देखेंगे याद। स्टार्च, स्टार्च जो आपका जैसे चोकर वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे आपका चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, जौ हो, यानी जो भी चना हो, यानी जितने भी इस तरीके के खाद्य पदार्थ होते हैं, आपके अनाज होते हैं, उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो उसकी चोकर जिसे कहेंगे, चोकर, तो स्टार्च पाया जाता है। ये जो है बहुत फायदेमंद होता है। स्टार्च जो है इसमें ये पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके जो है शुगर के ये आपको स्टार्च बनाते हैं। ठीक है। जो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज प्लांट सेल जो होती है आपकी, सेल वाल, जो कोशिका भित्ति जिसे कहेंगे, इसी आधार पे जो है सेल वाल और प्लांट सेल में अंतर भी होता है। आप देखेंगे जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो सेल वाल पाई जाती है उसी आधार पे बैक्टीरिया को जो है प्लांट सेल के अंदर रखा गया कि भाई ये जो है कैरेक्टर इसके अंदर है, इसलिए इसको प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल वाल में पाई जाती है। प्लस कागज़ वगैरह जो वही होगा तो भाई कपास वगैरह से बनते हैं या बांस वगैरह से बनते हैं तो उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। काइटिन, काइटिन जो होती है, काइटिन ये भी पॉलीसैकेराइड्स है। ये जैसे कीट हो गए,
कीट के जो ऊपरी परत वगैरह होती है, मछलियाँ के जो ऊपर के सेहरे वगैरह होते हैं, च्यूटा जिसको बोलते हैं, या फंगस सेलवाल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ग्लाइकोजन आप सीधा सा जानते हैं, जब हमारा भोजन हम खाना एक बार खा लेते हैं और फिर उसके बाद 7 घंटे 8 घंटे बाद खाना खाते हैं, तो खाना पच करके ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज बंद करके फिर किसमें ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अब ग्लाइकोजन से फिर कन्वर्ट होकर के वापस ग्लूकोज में देता रहता है, और ग्लूकोज जो है हमारे सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब हम जाता है हमारे शरीर में, तो ऑक्सीजन क्रेब साइकिल के द्वारा वो ऑक्सीजन जो है ले करके ऊर्जा निकलती रहती है। उस ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर की सारी रासायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं, जिससे हमें जो है ऊर्जा मिलती रहती है, हम अपने कार्यों को करते रहते हैं। और यही चीज़ होती है, जैसे आप देखेंगे जब जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह के पेशेंट हो जाते हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन क्या काम करता है कि जो हमारे शरीर का ग्लूकोज है भाई बन रहा है, खाना खा रहे हैं भाई, भोजन लिए, भोजन का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन हो जाएगा, इस तरीके स्वांगीकरण जब हो जाएगा तो भाई ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज क्या करता है, हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ग्लाइकोजन फिर धीरे धीरे ग्लाइकोजन फिर हमको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, 6 घंटे 7 घंटे, वह ग्लाइकोजन हमको ग्लूकोज के रूप में देता रहेगा और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती रहेगी। तो जिन्हें इंसुलिन नहीं निकलता है पैंक्रियाज से, तो उस तरीके से क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता ही नहीं। अब ब्लड के साथ जो है ग्लूकोज वापस चला जाता है, और जाता कहाँ है भाई, किडनी में है, नेफ्रॉन्स वगैरह में जाके छन जाता है। अब ग्लूकोज भी उसके साथ पेशाब जब बनता है तो पेशाब के साथ जो बाहर निकल जाता है, बार बार पेशाब लगेगी, बार बार ग्लूकोज बनेगा, और जो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, भाई ग्लूकोज निकल गया तो आपके अंदर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो बार बार भूख लगेगी, बार बार पेशाब लगेगी। तो इस तरीके से डायबिटिक पेशेंट को लिए जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ग्लाइकोजन जो है इकट्ठा हो जाता है और ग्लाइकोजन वापस फिर ग्लूकोज में बदलता रहता है, ये स्टोर का काम कर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आपका हिपैरिन, ये भी आपका पोलिसैकेराइड। हिपैरिन मैंने उसको ब्लड क्लॉटिंग वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। जब हमारे शरीर में ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो जमता क्यों नहीं है, कभी कभी आपने सोचा है? तो क्यों नहीं जमता भैया? इसलिए नहीं जमता है कि हिपैरिन नामक जो ये पॉलीसैकेराइड्स है वह हमारे शरीर में ब्लड को जमने ही नहीं देता है। इसका कैरेक्टर ये है कि वो हिपैरिन जो ब्लड को जमने नहीं देगा। लेकिन जब कभी हमको चोट लग जाती, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे हम कहीं गिर गए हों, तो कहीं कट गया हो, तो जब ये हिपैरिन किसी हवा के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में जब आएगा तो हिपैरिन काम करना बंद कर देगा। और जब हिपैरिन काम करना बंद कर देगा तो उसमें प्रोथ्राम्बिन वगैरह है, फाइब्रोनोजन वगैरह की जो क्रिया होती है उसकी ब्लड क्लॉटिंग की है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में वह जो है वो फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है। अब फाइब्रिन में जब बदल जाता है तो जिसको WBC RBC यानी लाल रक्तकणिकाएं, श्वेत रक्तकणिकाएं जाकर के उसमें फंस जाएंगी और ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें इसके मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन जो हमारे शरीर में एनर्जी देना, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी है, और फैट्स भी ज़रूरी है। यानी सभी संतुलित भोजन हम लोग पढ़ेंगे जब संतुलित भोजन की भाई कितनी मात्रा हमारे शरीर में किस किस चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और इससे ये जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर की आवश्यकता होती है। कितनी कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है। अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया तो अधिक ग्लाइकोजन हो जाएगा, अधिक फैट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, चर्बी हो जाएगी, तो वह भी नुकसान करेगा। तो इसलिए संतुलित उतना ही कार्बोहाइड्रेट लीजिए जितना आपके लिए उपयोगी हो। तो अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।